से न्यायाधीशों ने साहित्य की सेवा की है, अनुरोध न की, फुटकर किया, लेकिन बहुत लोग रहे। लेकिन मेरा बहुत से न्यायाधीशों के निर्णय की चर्चा हुई, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा कोई न्यायाधीश, कम से कम उत्तर प्रदेश क्या कहा जाए, भारत और विश्व कहिए, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसके व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर और साहित्य के ऊपर जो है पीएचडी की गई हो, और एक आगरा विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रदान की हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत प्रताप सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने डीसी शो में। हर बार आप देखते हैं और मिलते हैं एक नई शख्सियत से जो कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनकी पहचान एक साहित्यकार के तौर पर है। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अप्रतिम ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, उनके कई किताबों पर, उनके साहित्य पर कई शोधार्थियों ने शोध किया और उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट एवं डीलिट की उपाधि से नवाजा। दोस्तों, हमारे बीच में मौजूद हैं विख्यात गजलकार डॉक्टर चंद्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है डीसी शो। नमस्कार। मैं दुष्यंत जी, सबसे पहले तो आपके डीसी शो के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि इस मंच के माध्यम से आपने समाज के, राजनीति के, अन्य आज साहित्य के तमाम क्षेत्रों के अति विशिष्ट लोगों की अति विशिष्टताएं आपने इस मंच के माध्यम से सबको सुलभ कराया है। और इस प्रकार से आपने अपने इस विशेष एक साक्षात्कार की श्रृंखला की जो आपकी विशेष शैली है, उससे आपने इस जो कोरोना की उदासी थी, उस चेन को आपने अपने इस चेन से तोड़ा है। तो मैं आपको बधाई देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आभार की बात याद आ गई तो मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं सोचता हूँ वहीं से अपनी बात शुरू करूँ। कि लोग कहते हैं, आभार व्यक्त कर देते हैं, थैंक यू कह देते हैं, शुक्रिया कह देते हैं। मैंने एक दिन इन शब्दों पर बहुत विचार किया कि आखिर क्या कहना चाहिए। तो देखिए, एक मेरी अभिव्यक्ति है कि आभार से लगता है, आभार से किसी को लोग आभार देते हैं तो आभार से लगता है कि कोई भार ढो रहा हूँ। आभार से लगता है कि कोई भार ढो रहा हूँ। और धन्यवाद से लगता है, लोग धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद से लगता है कि आपका स्नेह आशीष पाकर धन्य हुआ। आपका स्नेह आशीष पाकर धन्य हुआ। वैसे इसमें भी कुछ लोग वाद विवाद की गंध सूंघ सकते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हर शब्द अपने अर्थ बदल रहे हैं। तो वैसे इसमें भी कुछ लोग वाद विवाद की गंध ढूंढ सकते हैं। थैंक यू में फेंक दूं की प्रतिध्वनि आती है, थैंक यू में फेंक दूं की प्रतिध्वनि आती है। नेकी कर दरिया में डाल, लोग पुराना कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल। थैंक यू किया और आपने फेंक दिया। शुक्रिया से लगता है, लोग शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया से लगता है कि यह भी एक क्रिया या प्रतिक्रिया है। शुक्रिया से लगता है जैसे उन्होंने कुछ किया, मैंने शुक्रिया किया, तो लगता है एक क्रिया उन्होंने की, एक मैंने शुक्रिया की प्रतिक्रिया उनको कर दी। तो शुक्रिया से लगता है कि ये भी एक क्रिया है, ये भी एक क्रिया या प्रतिक्रिया है। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जिससे कि मैं शुक्रिया करूं? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? और अगर साधुवाद कहता हूं, एक शुद्ध सांस्कृतिक शब्द हिंदी का, अगर साधुवाद कहता हूं तो सांप्रदायिक लगता हूं। अगर साधुवाद कहता हूं तो सांप्रदायिक लगता हूं। तो चलिए, फैसला आप पर ही छोड़ता हूं। बहुत शानदार। वो कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है। हम लोग इस मंच पे बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी शख्सियत इस मंच पे आ जाती हैं, हमारे शो में आ जाती हैं कि दर्शकों को दो चीजों का मजा 2 in 1 एक साथ मिलता है। तो आज मुझे लग रहा है कवि सम्मेलन, एक जो साहित्यकारों का सम्मेलन होता है, वो मजा भी हम लोग ले रहे हैं। और डेफिनेटली आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, या जो लोग आपको पसंद करते हैं, या जो लोग आपकी लेखनी को आज सुन रहे हैं, वो भी आज डबल आनंद ले रहे हैं। एक कवि, एक साहित्यकार, एक न्यायाधीश के
अंदाजे बयां और उनके जीवन से रूबरू हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो एक कवि सम्मेलन का भी आनंद ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा पहला प्रश्न आपसे, जी, आपकी ये साहित्यिक यात्रा शुरू कैसे हुई? मेरी साहित्यिक यात्रा तो प्रारंभ से ही, ये कहें कि बचपन से ही है, जिसको कहा जाता है ना कि जन्मजात कवि। तो ऐसी कुछ प्रतिभा, काव्य के प्रति प्रेम, जब मैं बहुत ही छोटा था, 7-8 वर्ष का था, तब मेरे मुंह से एकाएक दोहा निकला कि मेरी रोटी के लिए जो देती है दूध, धन्यवाद उस गाय को, वह माता हम पूज। ये मेरे मुंह से वाह वाह एकाएक वाह। एकाएक ये दोहा निकला। और उसके बाद 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ युद्ध था, हुआ। जी तो उस समय मैंने 1962 में मैंने एक कविता 8 लाइन की जागो शीर्षक से चीन को चुनौती देते हुए लिखी थी, जो कि बनारस के राष्ट्रीय समाचार, दैनिक समाचार पत्र आज में, जो अपने समय का एक जी, मापदंड रहा है बहुत पत्रकारिता का। स्थापित। जी 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 जी। तो वो अखबार था। कविता आज अक्टूबर 1962 में आज में प्रकाशित हुई, जब मैं कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में प्रवेश किया था। और उसके बाद 2-3 वर्ष तक थोड़ा गैप रहा, लेकिन 1965 से जब मैं हाई स्कूल पास करके कक्षा 11 में गया, जी यहाँ बनारस में काशी जयनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज है, जी तो मैं वहाँ का छात्र रहा। आपको याद होगा जयनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज में कभी जो है हिंदी के महान कवि सुमित्रानंद पंत ने भी कुछ समय तक पढ़ाई की थी। और उस जी विद्यालय में कुआं है, उसी कुआं पर लोग जी। कहते हैं कि वहीं पर पंत जी बैठ करके कविता लिखा करते थे। कविता लिखा करते थे। तो जी। मेरी जो नियमित काव्य चर्चा है वहाँ से प्रारंभ हुई, और फर्स्ट ईयर में जो वाह कॉलेज वाह। की जो मैगजीन थी, सब में मेरी कविताएं तब से अनवरत लेकर के आज तक प्रकाशित हो रही हैं। बहुत शानदार। एक कवि कैसे अपने आइडियल को श्रद्धा भी अर्पित करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, और साथ में वो जिस स्थान पे बैठकर वो कविता किया करते थे या लिखा करते थे, उस स्थान पे बैठकर उनसे प्रेरणा लेकर और एक अच्छी लेखनी को एक मूर्त रूप देते हैं, तो उसका एक आप बहुत अच्छा उदाहरण है। अब क्योंकि आपने अपने एक स्टूडेंट लाइफ का जिक्र किया, तो बतौर छात्र एक समय तो वो था जब आप पढ़ते थे, शोध करते थे, प्रोफेसर से मिलते थे, और एक टाइम वो आया जब आपकी लिखी हुई किताब पे कोई शोधार्थी शोध कर रहा था। तो जब आपको पहली बार आपको ये पता लगा, या आपसे किसी ने बोला कि मैं आपकी उन पे पीएचडी करना चाहता हूं, बुक्स पे, आपके साहित्य पे, तो वो जो छात्र था और जो जो एक स्थापित साहित्यकार थे, तो वो दोनों पलों को अगर मैं कहूं संजो कि आप कुछ शब्दों में बयां करें अपनी फीलिंग्स, तो उस वक्त कैसा लगा आपको? नहीं, ये तो किसी की भी रचनाओं पर शोध हो तो ये तो उसके लिए सबसे बड़े सौभाग्य की, और मैं समझता हूँ कि अकादमिक मूल्यांकन का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो मेरे गजलों पर करीब 2006 में एक शोधार्थिनी थी, डॉक्टर अलका कुशरेष्ठ। उसने हिंदी गजल में चंद्रभाल सुकुमार का प्रदेय विषय पर उसने शोध पत्र जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया, जी जिस पर 2008 में उसे पीएचडी की उपाधि मिली। जी उस समय तक मेरे 8 गजल संग्रह ही प्रकाशित हो पाए थे, 2008 की बात है। हालांकि आज तो 20 से अधिक गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो यूँ कहा जाए कि अभी जिस पर जिन रचनाओं पर हमारा शोध हुआ, वो मेरा ख्याल 1/3 हैं अभी, क्योंकि अब जी 8 से संख्या तो बहुत आगे बढ़ गई। जी तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरी जहाँ तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, बहुत से न्यायाधीशों ने साहित्य की सेवा की है, अनुरोध न की, फुटकर किया, लेकिन बहुत लोग रहे। लेकिन मेरा बहुत से न्यायाधीशों के निर्णय की चर्चा हुई, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा कोई न्यायाधीश, कम से कम उत्तर प्रदेश क्या कहा जाए, भारत और विश्व कहिए, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसके व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर और साहित्य के ऊपर जो है पीएचडी की गई हो, और एक आगरा विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पीएचडी प्रदान की हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जैसे कि जब हम किसी साहित्यकार से बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष के व्यक्तित्व से बात करते हैं, और उस क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने किसी और क्षेत्र को भी बहुत ऊंचाई तक सुशोभित किया गया हो, तो उसकी बात न चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपसे बात करें तो डेफिनेटली, क्योंकि आप एक वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में,
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिक्शन में। तो क्या कोई ऐसा गुदगुदाता लम्हा है जबकि पूरी आपकी न्यायिक यात्रा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और फिर आप राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष भी रहे, आप कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे आप, तो कोई ऐसा लम्हा जिसने कि आपको अपने साथियों से या आपके समकक्ष या आपके सहकर्मियों से अचानक से अलग खड़ा कर दिया और आप सबके एक तरह से बोलते हैं ना आपके आकर्षण का केंद्र बन गए, तो कोई ऐसा कोई लम्हा, कोई ऐसा फायदा हुआ आपको साहित्यकार होने के नाते? दुष्यंत जी, ऐसा है कि मैं जब मथुरा में नियुक्त था तो कई बार वहाँ से, चूँकि दिल्ली पास थी, तो कई बार दिल्ली के साहित्यकारों से, बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलने का वहाँ सौभाग्य मिला। और उसी प्रक्रम में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जो उस समय पहली बार जब मेरी बात पहली बार मुलाकात हुई तो वो महामहिम उपराष्ट्रपति थे। तो जी। एक साहित्यिक समारोह में वो गए थे, हम लोग भी बहुत से साहित्यकार गए थे। तो जब वो मीटिंग हॉल से बाहर निकले तो हमारे साथ के जो साहित्यकार गए थे, तो मेरा प्रथम परिचय उन लोगों ने कॉरिडोर से, उपराष्ट्रपति भवन में आपने देखा होगा कि एक तरफ ऑडिटोरियम बना हुआ है और एक तरफ रहने का आवास है, बीच में थोड़ी सी कॉरिडोर है, उससे वो आके इसमें आते हैं। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया, जब वो कॉरिडोर से निकल करके अपने आवास की तरफ जा रहे थे उस पैसेज में, तो लोगों ने हमारा परिचय उनसे कराया। तो परिचय के साथ उन्होंने ये कहा कि जो है, आप साहित्य में तो रचना करते ही अच्छे गजलकार हैं और आप न्यायाधीश भी हैं। तो उनको पता नहीं क्यों बिल्कुल वो रुक गए वहीं पर, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी विधि क्षेत्र के जी और राजनीति में थे ही, और साहित्य प्रकृति के व्यक्ति, साहित्यिक प्रकृति व्यक्ति, तो उनको लगा कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति मिल गया है जो साहित्य और जो है और न्याय, दोनों ही, साहित्य और न्याय दोनों से जुड़ा हुआ है। तो करीब मुझे वहां पर रोक करके फिर चर्चा चलने लगी, तो भाई क्या लिखते हो, ये करते हो, कहाँ पहुंचो, ये वो। करीब उन्होंने, मैं समझता हूँ 10 मिनट तक वार्ता की, जबकि वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है गार्ड वालों के लिए, और जो उनके मिनट्स सिक्योरिटी वाले जो लगे हुए थे, तो वो सिक्योरिटी वाले पीछे खड़े थे उनको। अच्छा, वो वैसे भी मतलब है कि सुरक्षा दृष्टि से भी वो वही प्लेस सबसे खतरनाक होता है, दो बिल्डिंग के बीच के जो पैसेज है। तो वो बेचारे बड़े पसीने पसीने हो गए जो उनके सिक्योरिटी में पीछे लगे हुए थे। लेकिन ये कि वो पहले पीछे खड़े थे, फिर उन्होंने सोचा कि भाई कैसे कहें, उनकी हिम्मत तो कुछ महामहिम से पड़ नहीं रही थी, न मुझसे बात कर रहे थे, तो वो कैसे रोकें वो। तो खैर उन लोगों ने साइड में थोड़ा जा करके, महामहिम जी हमसे बात कर रहे थे, तो थोड़ा उनके पीछे खड़े होकर के उन्होंने मुझे इशारा किया कि बस करिए, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हमने बात को कंक्लूड करके नमस्ते किया, तो आगे बढ़े। तो एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव, प्रीशियस मोमेंट जिसे बोलते हैं। और उस परिचय का लाभ ये रहा कि हम लोग फिर जब आदरणीय शर्मा जी जब महामहिम राष्ट्रपति हो गए, तो उस समय भी हम लोग को वहाँ पर सौभाग्य मिला राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने का। और आपको दुष्यंत जी बताऊं कि मैं 10 मिनट के करीब उनका समय हम लोग को अलॉट हुआ था मिलने के लिए। जानते ही तमाम राजनीतिक बड़े रहते राष्ट्रपति। और फिर वहाँ हम लोग बैठे, तो आपको ये आश्चर्य होगा कि फिर वो 10 मिनट क्या, वो करीब 40-45 मिनट तक हम लोग से बात करते रहे। 3-4-5 साहित्यकार हम लोग गए हुए थे, तो उसमें द्वारका प्रसाद माहेश्वरी भी, जो बाल साहित्य के आगरा के, तो करीब वो 40-45 मिनट तक बात किए। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य की मुझे तब लगी कि जब उन्होंने हिंदी गजल पर बात की। तो जानते हैं वो मध्य प्रदेश और भोपाल से रहे, और भोपाल तो हिंदी गजल का गढ़ रहा है। तो करीब उन्होंने, मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगा कि इनको हिंदी गजल पर इतनी जानकारी है, एकदम अद्यतन जो नए काव्य संग्रह आए हैं गजल के वो आए। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य था भी किसी न्यायाधीश के लिए, जहाँ के आप जानते हैं कि वहाँ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट जज के माननीय जजों को अलॉटमेंट समय लेना पड़ता है, और शायद उनको 2-4-5 मिनट का समय मिले। ऐसे समय में एक मतलब मैं जिला स्तर का न्यायाधीश था, जिला स्तर का न्यायाधीश को राष्ट्रपति भवन में इतना उन्होंने सम्मान से मिले और उसके बाद सब किया। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही दुर्लभ जीवन को लोग दिए, जो मुझे न्यायिक सेवा के साथ साथ एक साहित्य की सेवा के कारण मिला है। और इस पर मैंने एक आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा था कि राष्ट्रपति भवन में हिंदी गजल, ये कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। तो ये जीवन का मेरा बहुत ही एक दुर्लभ अनुभव रहा है, और मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ। हिंदी में
जितने भी साहित्यकार हैं डेफिनेटली विद्वान व्यक्ति ही लेखनी का काम कर सकता है, और वो हिंदी के लिए बड़े डेडिकेटेड और समर्पित रहते हैं। स्पेशली आप हैं, या आपके और कम समकक्ष, या आपके भी जो सीनियर जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज के इस ग्लोबल जो एक समय चल रहा है, जब जब इंटरनेट ने बंदिशें खत्म कर दी हैं, दो देशों की सरहदों की, आप 1 मिनट में कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, विजुअल से कहीं से ही बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इवन सामान खरीद सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमारी हिंदी, जो हम सनातन धर्म या हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम लोग हिंदी हमारे लिए कितने प्रतिशत काम करती है, और क्या हमें दूसरी भाषाओं पे भी उतनी ही पकड़ और ज्ञान रखना चाहिए, या आज की डेट में जो लैंग्वेज, जो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई है, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? आपका क्या वक्तव्य है इस बारे में? नहीं तो सदी बहुत ही, देखिए आपका सार्थक प्रश्न है। जहाँ तक हिंदी की स्थिति है, जब इंटरनेट का शुरू शुरू में जब प्रारंभ हुआ तो उस समय हिंदी की स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि अंग्रेजी का ही बायल जाल था। लेकिन अब जैसा आप स्वयं मुझसे अधिक आप जुड़े हुए इंटरनेट से, तो अब आप देखेंगे कि अब तो हिंदी का क्षेत्र और इसका आयाम बहुत विस्तार हो गया है। और अब तो देखिए जितने चैनल्स हैं, जितने इस तरह की ऐप हैं, करीब के सब हिंदी में आपको सुविधाएं दे रहे हैं। तो एक तरह से हिंदी भी ग्लोबल भाषा की तरफ बढ़ने के लिए उद्यत तो है ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें अपने साथ अन्य देशों को भी देखना है। सभी अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से ग्लोबल की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें अंग्रेजी एक सेतु के रूप में तो है ही है। तो अभी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी दो भाषाओं का सेतु तो अंग्रेजी ही है। अगर हमें रशियन जी। साहित्य पढ़ना हो, फ्रेंच साहित्य पढ़ना हो, तो हम हर साहित्य तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन सबके अनुवाद अंग्रेजी में है। इस दृष्टि से हिंदी की स्थिति थोड़ी कमजोर इसलिए है कि अभी हिंदी के जितने ज़्यादा यहाँ के क्लासिकल जो ग्रंथ हैं, इनका जितना अनुवाद होना चाहिए अंग्रेजी में, उतना नहीं हो पाया है। और हमको इस दृष्टि से प्रयास करना पड़ेगा। उसका एक विशेष कारण ये भी रहा कि हिंदी बहुत दिनों तक केवल साहित्य की भाषा रही। तो अभी हम साहित्य के उस श्रृंखला से थोड़ा आगे निकलें। अब तो काफ़ी विज्ञान की, न्याय की, आप देखिए आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर कि मैंने एलएलबी जब किया तो उस समय हिंदी में एलएलबी प्रारंभ हो चुका था और पहला सत्र था मेरा। और चूंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए थे तो हम लोगों ने कहा कि साहब हम तो पहले सत्र में ही हिंदी माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो हमने एलएलबी हिंदी माध्यम से किया 3 वर्ष, जबकि सारे हमारे जितने प्रोफेसर थे सब इंग्लिश में बोलते थे, क्योंकि और हिंदी में कोई किताब अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो पहला सत्र था हिंदी का। लेकिन हम लोगों ने स्वयं अपना नोट्स तैयार किए। और जब 3 वर्ष मेरे पूरे हो गए, एलएलबी में कर लिया, तो जब हमारे पीसीएसजे में जजी के परीक्षा में बैठने की बात आई पीसीएसजे में, तो हमारे सारे मित्रों ने कहा कि जो है हम लोग तो भाई अंग्रेजी में ही देंगे। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े तो उन्होंने भी कहा कि एक्चुअली पढ़े तो अंग्रेजी से ही इससे अनुवाद करके। उनका भाई हम तो इसमें पीसीएसजे में हम कंपटीशन में तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे। हमने कहा भाई देखिए अब हमने तो संकल्प ले लिया है हिंदी से, और हिंदी से हमने ला किया और हिंदी में ही बैठेंगे, चाहे सेलेक्ट हो चाहे न सेलेक्ट हो। और ये देखिए कि ये हिंदी का वरदान रहा कि मैं उसमें चयनित भी हुआ। आपकी बहुत करीब 20-21 बुक पब्लिश हुई हैं, और अगर हम समाचार पत्र, मैगजीन उनकी बात करें तो वो एक बहुत अथाह सागर है। उसके बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 3, 4, 5, 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। जो लास्ट आपकी बुक पब्लिश हुई है उसके बारे में बताइए, कौन सी, किस पब्लिकेशन से आई, या उस बुक का नाम क्या है? दुष्यंत जी, हमारी पुस्तकें तो करीब 32 प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 20 तो हिंदी गजल संग्रह हैं। हिंदी गजल से। तो एक तरह से सर्वाधिक हैं। शायद ही किसी हिंदी गजलकार की 20 हिंदी गजल संग्रह प्रकाशित हुए हों। जी। और 10 करीब काव्य संग्रह हैं। और जो अभी इसके पहले एक पुस्तक हमारी आई है, लग गई तारीख, जो कि हमारे न्यायिक संस्मरणों पर आधारित है। इसमें पूरे मेरे जो लग गई तारीख। 35 वर्षों की जो तारीख जी। जीवन था, तो जी, उसमें आपकी जो न्याय जो यात्रा हमारे रही न्याय यात्रा में जो आए, आपकी। तो और न्याय यात्रा में जो जो मैं साहित्यिक अनुभव भी रहा, और जी तो साहित्य और जी न्यायिक जी अनुभव को मिला, विशेष तौर से मैंने न्यायिक अनुभवों को उनको दिया है। जी और तो ये हमारी लग गई तारीख जो है बहुत चर्चित भी हुई है। और ये इसमें जी चूंकि आत्मकथात्मक संस्मरण, तो ये साहित्य और न्याय, साहित्य से अधिक न्याय क्षेत्र के लिए बड़ी उपयोगी है। जी और साहित्यिक संस्मरण की हमारी एक दूसरी पुस्तक इस समय प्रेस में है, जी जी गंगा गंगा पर बारिश, जो अभी जी प्रकाशित हमारे होने वाली है। और दोनों जी पुस्तकों के हमारे जो है प्रकाशक जो है प्राची डिजिटल हैं, जो मेरठ में थे, अब उत्तराखंड में चले गए हैं।
तो बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रकाशित किया दोनों हमारी पुस्तकें। जी। तो दोस्तों, आप प्रसिद्ध गजलकार डॉक्टर चंद्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार जी की जो अभी जो प्रकाशित हुई है पुस्तक लग गई तारीख, तो इसे आप मंगा सकते हैं। सारे तकरीबन अमेजोन से लेके जी फ्लिपकार्ट से जी, लेके सभी सभी जगह। पे उपलब्ध है, तो आप वो मंगा सकते हैं अपने लिए। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी आने वाली ये जो साहित्यिक यात्रा के जो जो प्रमोशन और जो पड़ाव, जो ट्रांसफर चल रहे हैं, तो ये अगला ट्रांसफर है वो कहाँ पे होने वाला है और वो कब रिलीज होने वाली है अगली बुक आपकी, उसका नाम क्या है? अगली पुस्तक, जैसे आपने चर्चा भी किया कि अगली पुस्तक हमारी जो है उसका नाम है गंगा पर बारिश। ये भी प्राची डिजिटल से ही प्रकाशित हो रही है और इसमें मेरे साहित्यिक संस्मरण हैं, साहित्यिक आलेख हैं, कुछ मित्रों की पुस्तकों की समीक्षाएं भी हैं इसमें। और ख़ास तौर से हमारे पिछले, मैं 7-8 साल से फेसबुक पर जुड़ा हूँ, तो मैं प्राय कुछ न कुछ फेसबुक पर देता रहता हूँ। तो उस अगली पुस्तक में, और जैसी जो लग गई तारीख है, इसी बारे में मैं बताऊं कि लग गई तारीख मैंने फेसबुक पर ही लगातार 200 दिन पोस्ट किए, एक एक चैप्टर करके पोस्ट करता रहा। जी लोगों की बड़ी जी प्रतिक्रियाएं, प्रशंसाएं मिली, सबकी आई कि नहीं साहब ये पुस्तक रूप में आनी चाहिए। तो मैंने जी उसको ओरिजिनली फेसबुक के लिए लिखा था और वो लगातार ईश्वर की कृपा से लगातार 200 दिन तक मैं पोस्ट करता रहा। तो उसमें 200 जी चैप्टरों वो किताब होगी। उसके बाद जी भी फिर मैं साहित्य के पन्ने करके ये लिखता रहा। तो मैं इन और उसके पहले भी बहुत से फेसबुक पर मैं देता रहा। बहुत सी हमारी श्रृंखलाएं चली, कुछ मीर की, कुछ कबीर की, और आत्मसुख के लिए बहुत, चाय पर चर्चा। तो अब इसके बाद फिर मैं साहित्य के पन्ने और बिखरे पन्ने और निशीथिका कई करके, कोई किसी में 100 पोस्ट, किसी में 151, किसी में तो इसके बाद की लग गई तारीख की जो हमारे आलेख जो कुछ फेसबुक पर आए हैं, वो करीब करीब उनका संग्रह जो है ये गंगा पर बारिश में आ रही है। 1-2 महीने में समझता हूँ कि पाठकों के समक्ष होगी। एक अंतिम सवाल आपसे। बतौर न्यायाधीश, जब आप सर्विस में थे और आज जबकि आप अवकाश लेकर आप घर पे हैं, बतौर साहित्यकार आपका कौन सा समय अच्छा था, और बतौर शोधार्थी साहित्यकार आपका कौन सा समय अच्छा था? 2 सवाल। दुष्यंत जी, ऐसा कि न्यायाधीश तो मैं सर्वदा ही रहा। न्यायाधीश क्या, बल्कि ये साहित्यकार कहिए, साहित्यकार तो मैं सर्वदा ही रहा। जब न्यायाधीश में नहीं था तब भी मैं साहित्यकार था। और जहाँ तक आपने शोध की चर्चा की, तो छात्र जीवन में मैंने काफ़ी शोध किया, पढ़ने का अवसर उस समय मिला मुझे। और महाकवि कालिदास के जो संस्कृत का उनका प्रसिद्ध काव्य मेघदूत है, उसका हमने जी काव्य अनुवाद उसी समय किया जब मैं जी बीए में पढ़ रहा था। जी तो और अध्ययन का भी मैं समझता हूँ कि 90% तो अध्ययन मेरा विद्यार्थी काल में ही हुआ। और उसके बाद तो चूंकि न्यायिक सेवा में मैं आ गया, तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तो मेरा अध्ययन चलता रहा, लेकिन वैसे कोई ठोस अध्ययन, क्योंकि न्याय विभाग में हम जानते हैं कि निर्णय और ये सब दिन भर फाइलों में उलझना पड़ता है। तो उसके बाद कोई बहुत गंभीर अध्ययन का समय रह ही नहीं जाता, क्योंकि दिन भर कचहरी में फाइलों से लिपटिए। एक हमने उस शेर भी लिखा था कि जरा सोचिए काम मुश्किल बहुत है, मुकदमे भी सुनना और गजलें भी लिखना। तो मुकदमे तो मुकदमे सुनते सुनते गजलें लिखना, गजल गजलें लिखना सुनते बहुत सुनते मुश्किल मुकदमे काम है। लिखना। जी 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 और आज चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, तो मैं एक रहस्य की भी बात बता दूं कि मैं जब न्यायाधीशों पे बैठता था, जब वकील लोग बहस करते थे, तो उनके नोट्स करने की परंपरा रही है, जो जो पॉइंट्स उनके थे। तो जी मेरे जो नोट्स बनते थे, तो उसमें आधा तो उनके रहते थे विचार, आधी मेरी कविताओं की पंक्तियां रहती थी। और लोग लोगों का ये भ्रम रहता था कि नहीं साहब, जो साहब बहुत ही गंभीरता से हमारा सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा हर पॉइंट को नोट कर रहे हैं। तो उसका भी लाभ मुझे मिला। लेकिन ये जरूर रहा कि मैं ये कहूँ कि जब मैं साहित्यकार रहा, तो तब मैंने कभी न्यायाधीश जैसा आचरण नहीं किया, और जब मैं न्यायाधीश रहा तो कभी साहित्यकार जैसा आचरण रहा। तो मैंने दोनों में दूरी बना के रखी, और यही कारण रहा कि ये यात्रा निर्बाध रूप से इतने दिनों तक। आप जानते हैं कि न्यायाधीशों को तो समाज में मिलने जुलने से बहुत प्रतिबंध है। मैंने उस प्रतिबंध को कुछ हद तक तोड़ा और बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में भाग किया। राष्ट्रकवि डॉक्टर सोहनलाल श्री सोहनलाल द्विवेदी जी मेरे यहाँ आए, एक आवास, अब मेरे आवास में 1 सप्ताह रहे। इसके अलावा तमाम लोग, कादम्बिक संवाद और राजेंद्र अवस्थी जी,
सोम ठाकुर जी हमारे मित्र, तमाम लोगों को, तो बड़े बड़े कवि सम्मेलन भी हुए। और मेरी पहली जो काव्य कृति थी नदी के निकट, उस पर अभिव्यंजना द्वारा जो है प्रियदर्शनी पुरस्कार भी मिला। उस समारोह में आदरणीय नीरज जी, सोम ठाकुर जी, और हम लोग के अगर जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो अब नहीं रहे, तो सब के सब लोग मंच पर जुड़ते थे और एक अलग ही माहौल वो रहता था। तो साहित्यकार और न्यायाधीश दोनों का एक कर्म क्षेत्र अलग है, लेकिन दोनों का अगर समन्वय करके चला जाए, दोनों में संतुलन बना के रखा जाए, तो दोनों यात्रा बड़ी निर्बाध रूप से चलती है। और मैं जो बात कहने जा रहा था कि मैं देखिए कि कभी कदा तो ऐसे बड़े बड़े अब तो कॉलेजों में कवि सम्मेलन होने बंद हो गए, नहीं तो डिग्री कॉलेज में होते थे, उसमें 8-8, 10-10 हज़ार बैठने की जगह नहीं मिलती थी, उनमें मैं मंचों पर पढ़ता था। लेकिन ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे 35 वर्ष की सेवा में उसमें भाई वादकारी भी तो उसी जिले के रहते थे, वहीं के बगल के रहते थे, दोनों पक्ष रहता था, दोनों कविताएं सुन के वाह वाह करते थे, लेकिन किसी ने मेरी शिकायत कभी नहीं लिख के भेजी उस कविता को लेकर। बल्कि एक दो बार जो जैसे लोक अदालतों का बड़ा प्रचलन था, तो मैं लोक अदालतों का संचालन प्राय मैं ही करता था, तो मैंने कुछ शेर व शायरी ज़्यादा सुना दी, तो एक खुशनुमा माहौल देखे कि एक पीछे से एक वाकई किसी ने टिप्पणी की, जब मैं कह रहा था कुछ शायरी शायरी ज़्यादा कर दी, बहुत लोगों के भाषण भी होने थे, तो उसने पीछे से टिप्पणी की कि अरे सुकुमार जी ये मुशायरा नहीं है, ये लोक अदालत का कार्यक्रम चल रहा है। तो लोगों को बड़ा ये बताता कि लोगों का कितना स्नेह था मेरे प्रति। तो मैं यानी कि अगर हम दो शब्दों में बात कहें कि एक विद्वान न्यायाधीश और एक साहित्यकार, जो कि जिनका साहित्य को लेकर बड़ा जुनून रहा है, उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में बहुत शिद्दत से काम किया और ईश्वर ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग से नवाजा। लेकिन इस सब के बीच में जो साहित्यकार है वो कहीं ना कहीं, ये मेरी अपनी सोच है और शायद हमारे दर्शक भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, कि वो न्यायाधीश पे भारी पड़ा और उन्होंने अपनी न्याय यात्रा में से भी साहित्य के पल चुरा के और अपनी जो आपकी लेटेस्ट बुक है लग गई तारीख, वो पब्लिश कर दी। तो आपके इस जो ये आपका जो टैलेंट और जो फन है, इसके लिए हम बहुत आपको बधाई देते हैं। और एक बार फिर आप सबसे मैं बोलूंगा कि आप जो हमारे बीच हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार, इनकी जो दुर्लभ बुक्स हैं उन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों से बातें की, बहुत अनमोल लम्हे आपने शेयर किए, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, कुछ और अच्छे सवालों के साथ, कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जी बहुत 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 आभार। बहुत। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट कि देखते रहिए टीसी शो।